मनुष्य के अंदर मालिकियत होने की जो भावना है वह उसके कई सालों पहले की कई सालों क्या कई हजार सालों पहले की पूर्वजों से उसके अंदर आई है। अंग्रेजी में बोले तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो मनुष्य था तब के समय से। ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी थी, डॉक्टर पारस दीवान, मॉडर्न हिंदू लॉ। उसके अंदर मैंने एवोल्यूशन ऑफ मैरिज पढ़ा। तो उसमें दीवान लिखते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी यानी वो समाज आज से कई हजार सालों पहले का समाज, जब मनुष्य आदिवासी था, खासकर भारतीय धरती पर या पाकिस्तान की धरती पर इन एरियाज में। उस समय कोई राज्य नहीं था, कुछ कहने को था नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ या हिंदुस्तानी हूँ। और जब राज्य नहीं था तब सरकार भी नहीं थी, क्योंकि सरकार तभी संभव है जब एक राज्य हो। भारत है तभी भारतीय सरकार संभव है। बांग्लादेश है तभी बांग्लादेश सरकार संभव है। जो कोई देश ही नहीं है वहाँ पे सरकार ही कैसे निर्मित होगी। और जब प्रिमिटिव सोसाइटी में सरकार नहीं थी तब कोई कायदा कानून बनाने वाली संसद भी नहीं थी, कोई विधि नहीं थी उस समय में। प्रिमिटिव सोसाइटी में, या यूँ कहे जब मनुष्य आदिवासी था, असभ्य था, तब सुबह शिकार में जाता था, रात तक शिकार करी आता था, पका कर खाता था, नाचता था, संभोग करता था, सो जाता था। तो उस समय में मनुष्य आदिवासी था। मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पहले की। हिंदू मान्यता में 4000 BC से लेकर 1000 BC तक का जो समय काल है उसको वैदिक समय काल बोलते हैं। तो वैदिक समय काल के अंदर मनुष्य आदिवासी था, इधर से उधर घूमता था, खाने के लिए, रहने के लिए। आज हम जैसे रहते हैं ना, जैसे हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके ऊपर घर बना लिया, अब हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे और उनके बच्चे भी रहेंगे। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में आज का भी भरोसा नहीं था। आज सुबह किसी कोई एक ठिकाने पर है, रात तक किसी दूसरे के ठिकाने पर चले जाए। तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह मनुष्य घूमता था, शिकार के चक्कर में, रहने के चक्कर में। वैदिक काल तक आते आते मनुष्य ने खेती बाड़ी खोजी, एग्रीकल्चर खोजा, और
मनुष्य एक से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड वो एक से दूसरी जगह थोड़ी जा सकती, उसके पैर थोड़ी हैं, पैर होते तो चले जाती। तो उस समय से एग्रीकल्चर आया उस समय में, और उस समय से लेके आज तक मनुष्य फिर एक ठिकाना बनाया रहने का। वरना खेतीबाड़ी खोजने से पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, किस चक्कर में? खाने के चक्कर में। और एग्रीकल्चरल लैंड से क्या है, खेतीबाड़ी होगी, अनाज उगाएगा तो खाने के लिए खाना ही उगाएगा, तो वहीं पे रहने लगा, खेतीबाड़ी करने लगा और उगाने लगा और खाने लगा। अब खाने की बात तो निपट गई। उस समय में कोई कायदा कानून नहीं था, तो अब खेतीबाड़ी है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर अनाज चुरा के ले जा सकता था। यूँ समझे जैसे मैंने खेतीबाड़ी करी और आपका कोई दोस्त आया, वो चुरा कर ले गया। अब यहाँ से आती है मालिकियत, मालिक होने की भावना। इस समय से आती है मनुष्य के अंदर ओनर होने की भावना, कि ये प्लॉट जो है, इस प्लॉट के ऊपर मैं मालिक हूँ, मैंने अनाज उगाया है इस लैंड के ऊपर, मैं इसका ओनर हो गया और मैं ही कंज्यूम करूँगा। हाँ, मेरी मर्ज़ी, अगर मुझे किसी और को देना है अनाज मेरी ज़मीन से उगा हुआ, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बिना कोई अनाज नहीं ले सकता। यहाँ से ओनरशिप की भावना जगी। और दूसरा, फिर समय में थोड़ा और आगे जाए तो फिर गाय भैंस पता लगा मनुष्य को, कैटल। गाय का महत्व इसलिए था उस समय क्योंकि वो दूध देती थी, तो अब गाय के साथ भी यही हुआ। सबसे पहले ओनरशिप, मालिकियत होने की भावना एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर स्थापित करी मनुष्य ने। उसके बाद गाय के ऊपर भी स्थापित करी कि ये गाय मेरी, ये 10 गाय मेरी, ये 4 गाय आपकी। गाय के ऊपर भी स्थापित करी ओनरशिप। वरना गाय के साथ भी वैसे ही होता, गाय को कोई और चारा खिलाता, दूध कोई और ले जाता। और उस समय में खेतीबाड़ी और गाय ही एक ज़रिया था खाने का, और जंगली जानवर, बस ये 3 ज़रिए थे खाने के। इसलिए गाय को इतना महत्व दिया है हिंदुओं ने, आर्यन लोगों ने, और वैदिक काल से इतना महत्व आता है क्योंकि खाने के 3 ही ज़रिए थे, जंगली जानवर, खेतीबाड़ी और गाय। इसलिए गाय को मनुष्य ने देवी की तरह पूजा है उस समय से लेके आज तक, क्योंकि वही दूध का स्रोत थी। आज मनुष्य ने दूध के और भी कई सारे स्रोत खोज लिए। आज ऊँट का दूध भी पी लेता है मनुष्य, बकरी का दूध भी पी लेता है, किसी किसी केसेस में तो माँ का दूध भी पी लेता है। तो आज दूध के कई सारे स्रोत खोज लिए, लेकिन उस समय अनाज, ना केवल दूध बल्कि पूरे अनाज के 3 ही स्रोत थे, उसमें से एक गाय थी। इसलिए गाय को इतना महत्व दिया है मनुष्य ने। फिर फ्रेडरिक एंगल्स लिखते हैं कि अपनी किताब में, अब मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा, प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रोमिस्क्यूटी चलती थी
तब कोई शादी का जो इंस्टीट्यूशन था नहीं था, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो उस समय में प्रोमिस्क्यूटी चलती थी, यानी कोई भी आदमी किसी भी औरत के साथ संभोग कर लेता था, क्योंकि तब कोई शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं था। बस आदिवासी थे, एक कबीले के थे, एक ट्राइब के थे, आपस में हो जाया करता था। तो फिर जब बच्चा पैदा होता था एक महिला से, तो बच्चे की जो माँ है वो तो आसानी से पहचानी जा सकती थी। जाहिर सी बात है, एक औरत 9 महीने अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, उससे एक पहचान होती है बच्चे की माँ से। फिर बच्चा पैदा होने के बाद औरत अपना स्तन का दूध पिलाती है बच्चे को, दूध से दूसरी पहचान होती है बच्चे की कि इस बच्चे की माँ यही है। लेकिन पिता को कौन पहचान सकता है उस बच्चे का? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपनी गली के कुतियों को जानता हूँ, यानी कि मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि कुतिया जब बच्चे देती है तो जो पिल्ले होते हैं उनकी माँ वो पर्टिकुलर कुतिया है, वो तो समझ आता है मुझे, वो तो आसानी से मैं पहचान जाता हूँ, क्योंकि वो पिल्ले वो अपनी माँ के गर्माहट में ही रहते हैं, अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। तो वो कुतिया उन पिल्लों की माँ है, लेकिन उनका बाप कौन, वो मैं नहीं पहचान पाता, वो मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता। हाँ, संभोग करते हुए अगर देखा होता और संभोग के समय से लेके बच्चे पैदा होने के समय तक लगातार अगर मेरे ऑब्जर्वेशन में रहता तो मैं बता सकता था कि उन पिल्लों का बाप कौन है, कौन कुत्ता है। लेकिन नहीं बता पाया क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं था इतना। यही होता था प्रिमिटिव सोसाइटी में। मनुष्य और जंगली जानवर में कोई फ़र्क नहीं था, वो भी जानवरों की तरह से संभोग करते थे, किसी भी औरत के साथ कोई भी आदमी और कोई भी महिला के साथ कोई भी आदमी। माँ का पता तो लग जाया करता था, लेकिन पिता का पता नहीं लग पाता था। पहले मैंने आपसे बात करी कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ओनरशिप स्थापित करी, उसके बाद कैटल के ऊपर स्थापित करी। अब आता है बच्चों के मामले पर। तो बच्चों का जो वंशज था वो माँ के ज़रिए पहचाना जाता था, यानी मेरी मम्मी ये है, उनकी मम्मी वो है, बाप का, दादा का, नाना का, कोई बायोलॉजिकली तो सब थे, लेकिन रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बड़ा कठिन था। और अगर कोई कह भी देता था कि मेरा पापा ये है, तो फिर ऑब्जेक्शन भी उठ सकता था कि ये तो इतने सारे मर्दों के साथ सो रखी है, तो इनमें से तो किसका बच्चा है, कैसे कह सकता है। यहाँ से आदमी ने जब उसके अंदर मालिक होने की भावना पहले से ही जग चुकी थी, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ओनरशिप, फिर गाय भैंस के ऊपर ओनरशिप, अब अपने बच्चों के ऊपर भी ओनरशिप पाना चाहता था आदमी, मैन। तो धीरे धीरे लिमिटेड करा, धीरे धीरे औरतों को भी कंट्रोल में करा, क्योंकि अब बच्चे की पहचान पिता से भी चाहता था आदमी, बच्चे की पहचान खुद से चाहता था मैन, वुमन से नहीं, खुद से चाहता था। क्योंकि वुमन से नेचुरली किसी को भी पता लग जाती है,
कोई भी औरत किसी भी बच्चे को जन्म दे तो नेचुरली किसी को भी पता लग जाएगी कि ये माँ है, लेकिन इसका बाप कौन है ये पता करना बहुत कठिन है। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के तहत ये लिखा है कि एक शादी के अंदर, यानी एक औरत और एक पुरुष के शादी में बच्चा पैदा होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो जो बच्चा है वो उस पुरुष का है और उस औरत का है। औरत तो बाय नेचुरली मान लिया जाता है, लेकिन उस सेक्शन के ज़रिए ये भी प्रिज्यूम कर लिया जाता है। प्रिज्यूम का अर्थ समझ ले, पक्का नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, लेकिन माना जाता है समाज के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, कि ये जो पुरुष है जो विवाहित है उस औरत से, उस बच्चे की माँ से, ये इसका बाप है। तो ऐसे फिर आदमी क्या करने लगा, औरत को कंट्रोल करने लगा, औरत को लिमिटेड करने लगा, अपने साथ रखने लगा। ताकि अगर एक औरत एक पुरुष के साथ हमेशा के लिए रहेगी तो आम तौर से ये मानना बहुत आसान है कि इन दोनों जोड़ों से उस औरत जो भी बच्चे को जन्म देगी वो उसी पुरुष की भी खून होगा, ये मान लिया जाएगा आसानी से। लेकिन जब प्रॉमिस्क्यूटी होगी तो ये मानना बहुत मुश्किल होगा कि माँ तो ये है लेकिन बाप कौन है। तो आदमी के अंदर मालिकियत की भावना पहले एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर करी, फिर कैटल के ऊपर करी, फिर औरत के ऊपर करी। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कंट्रोल था ना कि मेरी मर्ज़ी के अलावा कोई भी अनाज नहीं लेकर जाएगा मेरे खेती बाड़ी वाली ज़मीन से, ऐसे ही कैटल के ऊपर भी मालिकियत जमाई कि मेरे मर्ज़ी के बिना मेरे गाय का दूध कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे ही औरत के ऊपर भी आदमी ने मालिकियत जमाई कि ये मेरी औरत है, मैं इसका मालिक हूँ और मेरी मर्ज़ी के बिना कोई भी मेरी औरत के साथ संभोग नहीं करेगा, वरना बच्चा जो भी पैदा होगा उसे पहचाना नहीं जाएगा कि उसका असली बाप कौन है। तो यहाँ से औरत और पुरुष का इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पैदा होता है यहाँ से। तो अब आपको पता लगा आदमी के ऊपर मालिकियत होने का जो भाव है कितना पुराना है, कितना कंट्रोल करना चाहता है आदमी। और उस समय तो प्रिमिटिव सोसाइटी में धीरे धीरे कंट्रोल जमाया और फिर इसे विचारों में भी डाल दिया औरत के। जैसे मैंने आपको गाय का एग्जांपल दिया ना कि गाय को फिर देवी की तरह पूजने लगा, गाय को इतना दिव्य मानने लगा उस समय का आदमी कि गाय को मारना सबसे बड़ा पाप घोषित कर दिया। ऐसी औरत, ऐसी शादी के जोड़े को भी पवित्र मानने की धारणाएं उठी। मनुस्मृति और कई सारी स्मृतियों में यह उल्लेख है कि शादी सबसे पवित्र यूनियन है। इट इज़ अ होली यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। और ये तक उल्लेख है कई कई वैदिक किताबों में, स्मृति किताबों में, धर्मशास्त्र सूत्रास में कि जो शादी है उसके बिना एक
आदमी अधूरा है जब तक शादी ना करे। शादी करने के बाद वो पूरा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, मालिकियत स्थापित करने से लेकर लोगों के विचारों में ये धारणा डाल दी मनुष्य ने कि शादी एक पवित्र चीज़ है। तो इसलिए आज हम देखते हैं आज के समाज में कि शादी जो है इतनी पवित्र चीज़ क्यों मानी जाती है। ना केवल हिंदू धर्म में, इस्लाम में भी। क्योंकि शादी के पीछे सबसे मुख्य कारण ये है कि जो मालिकियत है वो स्थापित करे पुरुष महिला के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उसका जो बच्चा है वो पहचाना जा सके कि वो बाप है। इसलिए फ्रेडरिक एंगल्स आगे लिखता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो महिला थी उसके ऊपर किसी का भी हक नहीं था। और जब से शादी का इंस्टीट्यूशन आया है मनुष्य के इतिहास में, तब से महिलाओं को कंट्रोल किया गया है, तब से महिलाओं के ऊपर मालिकियत जमाई है पुरुष ने, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा पहचाना जा सके कि वो बाप है। इसलिए एक आदमी के अंदर मालिक होने की भावना इतनी ज़्यादा होती है, किसी महिला की तुलना में सर्वाधिक भावना होती है एक आदमी के अंदर मालिक होने की। क्योंकि इसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। इसलिए औरत को देखा है कभी अपना घर छोड़ देती है, अपना परिवार छोड़ देती है, लेकिन पुरुष कुछ नहीं छोड़ना चाहता, सबके ऊपर मालिकियत जमाना चाहता है। ना अपना घर छोड़ता है शादी के बाद, ना अपने माँ बाप को छोड़ता है, ना अपनी औरत को किसी को देना चाहता है, क्योंकि वो मालिक है अपनी औरत का। ये कारण है मालिक होने का। एक आपके अंदर जो मालिकियत का भाव है, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। और इस मालिकियत के कारण महिला ने बहुत कुर्बानी दी है। इस आदमी के मालिक होने के पीछे एक महिला ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करी है। क्योंकि महिला को मैं बोलता हूँ वो बाय नेचर मालकिन है, लेकिन पुरुष मालिक नहीं है। पुरुष अपने बल से मालिक ज़रूर है, लेकिन बाय नेचर मालिक नहीं है। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।